प्यारे भाइयों, भाइयों की बहनों, सब बढ़िया? जीव खुलासा? नहीं, सब अपनी बहन नहीं है भाई, ऐसे गलत वे में मत जाना है ना। हाँ, बाकी जीव दोहरा है ना आपका, जीव हो रहा है रखना ना। दोहरा करोगे तो फिर आप दोहरे हो जाओगे, फोटोकॉपी हो जाएगी आपकी। चलो, हम पढ़ रहे थे अपवा तंत्र, और अपवा तंत्र में बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, और बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में पहली चंबल, दूसरी काली सिंध, तीसरी पार्वती, चौथी आहू, उसके बाद बामणी। सारी पढ़ ली? सारी नदियां पढ़ ली ना। अब आगे जो नदी पढ़ने वाले हैं उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है परवन नदी। कौन सी नदी है? प्रवनी, परवन, प्रया गई और परवन नदी, ठीक है। अब परवन नदी की बात करें तो ये वही नदी है जो चंबल की सहायक है। चंबल की सहायक नदी कौन सी नदी? परवन नदी, ठीक है। परवन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है मालवा के पठार से। कहां से होता है? मालवा के पठार से। मालवा के पठार का विस्तार किस राज्य में है? मालवा का नहीं, मालवा का, मालवा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। किसमें है? मध्य प्रदेश में। ये भी कहां से आ रही है? एमपी से। मैं भी हूं तो भी पी, ठीक है। परवन की बात करें तो परवन का उद्गम होता है मालवा के पठार से। मालवा के पठार मध्य प्रदेश से आती है और राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? तो बात की जाए राजस्थान में प्रवेश की, तो राजस्थान में प्रवेश करती है ये खरीबोर झालावाड़ से। कहां से करती है? खरीबोर, जिंदगी, झालावाड़। खरीबोल, जिंदगी, झालावाड़, ठीक है। खरी बोलोगे तो जिंदगी क्या होगी? झालावाड़ होगी। आगे बात समझ में? तो खरीब और जिंदगी झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है कौन सी नदी? परवन नदी। यही नदी आगे जाती है किसमें? बारह में। किसमें जाती है? बारह में जाती है। बारह में जाती है तो सब सेल्फी लेते हैं। बंद करिए ना मोबाइल है। आकड़ वाकड़ की नहीं, सेल्फी ले। घड़ी में यूं करे, घड़ी में यूं करे, हो गई सिस्टम है। ध्यान सामने रख लियो। 12 में जाती है और 12 के अंदर ये जो नदी है, ये नदी कौन से अभ्यारण्य से गुजरती है? शेरगढ़ अभ्यारण्य से गुजरती है। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? 12 में। कौन सी नदी गुजरती है? परवन। कौन सी गुजरती है? परवन गुजरती है। ये जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है, इसकी एक पॉइंट की बात करूं तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सांपों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सांपों के लिए प्रसिद्ध है। इसे कहते हैं सांपों की शरण स्थली। क्या कहते हैं इसको? सांपों की शरण स्थली, ठीक है। शेरगढ़ अभ्यारण्य में जलापूर्ति करने के पश्चात यह नदी आगे बढ़ती है और इस नदी पे एक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया और सिंचाई परियोजना को क्या कहते हैं? परवन सिंचाई परियोजना। किस जिले में है? 12 में। किस जिले में है? 12 जिले में। तो 12 जिले में इस नदी के किनारे परवन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। बोलो सही बात है ना? कामल बरुन बेर किया गया है ना। चलो, उसके बाद यह नदी आगे जाती है। तो आगे जाती है तो किस जिले में जाती है? आगे जाती है कोटा में। किस में जाती है? कोटा में। और कोटा के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है रामगढ़। क्या नाम है? रामगढ़। और रामगढ़ कोटा में जाके किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। इसका सुहा कहाँ होता है? चंबल में। सुहा कहाँ होता है इसका? चंबल में। जन्म कहाँ होता है इसका? मालवा के पठार में। जन्म कहाँ होता है? मालवा के पठार में। और सुहा कहाँ होती है? चंबल में। किस स्थान पे? रामगढ़। और रामगढ़ कहाँ पे? कोटा में, ठीक है। तो राजस्थान के कितने जिलों से आ रही है? पहला तो झालावाड़, दूसरा 12, तीसरा कोटा और
परवन सिंचाई परियोजना किस जिले में है? प्रवेश किस जिले में? झालावाड़ में। बाहर किस जिले से? कोटा से। बाहर किस जिले से जाती है? कोटा से। हाँ, तो भी वीडियो बना ले, सारी कमी है। चलो आगे चले। अब ये परवन नदी अपनी हुई समाप्त। ठीक, डिजिटल जमाने का प्रयोग करो, कैप्चर कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और तो क्या। चलो अब देखो, अगली नदी पढ़ते हैं और उसका नाम क्या है? भैंस से बकरी, नहीं भैंस से बकरी है ना, भैंस से बनास। कौन सी नदी है? बनास नदी। बनास को सब जानते हो ना? सब जानते हो, एक आडियो है ना, एक तरफ से सब जानते हो। जानते हो कि नहीं जानते? अरे यार अपने पड़ोस में जाओ ना, पड़ोस में कटू, पड़ोस में कटू, नापा खेड़ू, कटू जाओ, नापा खेड़ा में जाओ। नापा खेड़ा किस में आता है? केकड़ी में आता है, देवली में? देवली में आता है। फिर केकड़ी में कहाँ से आती है? केकड़ी की सीमा से जाती है। कहाँ से जाती है? केकड़ी की सीमा से। ठीक है, अब चलो बनास की बात कर लेते हैं। बनास नदी का उद्गम, इसके जन्म की बात करें तो बनास नदी का उद्गम, और उद्गम कहाँ से होता है इसका? कहाँ की पहाड़ियां? पक्की बात है। चलो भाई, इसका उद्गम होता है कमनौर की पहाड़ियों से। और कमनौर की पहाड़ियां कहाँ पे है? राजसमंद में। कहाँ पे है? राजसमंद में। तो किस जिले में जन्म हो रहा है इसका? राजसमंद में इसका जन्म होता है। अब राजसमंद में इसके जन्म होने के पश्चात पहली घटना, राजसमंद जिले के अंदर यह नदी जो है कौन से मैदान का निर्माण करती है? यह नदी पिडमांट के मैदान का निर्माण करती है। किसका करती है? पिडमांट के मैदान का निर्माण करती है। तो पिडमांट के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? बनास नदी करती है। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती है तो किस जिले में प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़। किस जिले में? चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के पश्चात नेक्स्ट अगला जिला किस में प्रवेश करती है? भीलवाड़ा में। किस में प्रवेश करती है? भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। और भीलवाड़ा का एक स्थान है जिसे हम कहते हैं बिगोद। क्या कहते हैं? बिगोद। बिगोद कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। बिगोद कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। अब बिगोद को क्यों पढ़ते हैं भाई? बिगोद को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान पे यह नदी अपना पहला त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है? पहला त्रिवेणी संगम बनाती है। और पहला त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियों के साथ मिलकर बनाती है? तो पहली नदी कौन सी आती है इसमें? बेड़च। दूसरी कौन सी आती है इसमें? मैनाल। दूसरी कौन सी आती है? मैनाल। ये दोनों नदियां इसमें दाईं तरफ से मिलती है। किस तरफ से मिलती है? दाईं तरफ से। याद रखना, सहायक नदियों में पूछा जाए तो दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन सी है? बेड़च और मैनाल। कौन सी है? बेड़च और मैनाल। यहाँ पे किसका निर्माण कर रही है? ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कौन से स्थान पे? बिगोद, भीलवाड़ा में। उसके बाद आगे किस जिले में प्रवेश करती है? बनास। तो आगे प्रवेश करती है सीधा शाहपुरा में। किस में प्रवेश करती है? शाहपुरा में प्रवेश करती है। शाहपुरा के बाद किस में प्रवेश करती है? केकड़ी। केकड़ी की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। केकड़ी की क्या बनाती है? ये सीमा बनाती है। उसके बाद बात करूं तो यही नदी आगे बढ़ती है और किस जिले में जाती है? टोंक जिले में जाती है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट की बात क्या है? यहाँ पे पॉइंट की बात यह है कि टोंक जिले में ये अपना दूसरा त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन सा? दूसरा त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम गिनते जाना कितने हैं। तो यहाँ पे ये बनाती है अपना दूसरा त्रिवेणी संगम। ठीक है, और दूसरा त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियों के साथ बनाती है? किस किस के साथ बनाती है भाई? एक तो डाई, और एक कौन सी है? खारी। एक कौन सी है? खारी। और एक कौन सी है? डाई।
इस डाई का उद्गम होता है नसीराबाद से और खारी का उद्गम होता है राजसमंद से। याद रखना, डाई का उद्गम होता है नसीराबाद की पहाड़ियों से और खारी का उद्गम होता है राजसमंद में बीचा मेढ़ा की पहाड़ियों से। दोनों आगे कहाँ पे मिलती है? बनास में। किसमें मिलती है? बनास में। कौन से स्थान पे मिलती है? तो ये मिलती है राजमहल देवली टोंक में। कहाँ मिलती है? राजमहल देवली टोंक में। इसी त्रिवेणी संगम पे राजमहल देवली टोंक में राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना का निर्माण किया गया। इसका निर्माण किया गया राजस्थान की सबसे बड़ी कौन सी परियोजना? पेयजल परियोजना, जिसे हम कहते हैं कौन सा बांध? बिसलपुर बांध। कौन सा बांध कहते हैं? बिसलपुर बांध। ठीक है, तो इस बिसलपुर बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया है? बनास नदी पे किया गया है। कहाँ पे किया गया? राजमहल देवली टोंक में। कहाँ किया गया है? राजमहल देवली टोंक में। ठीक है, अब इस बिसलपुर बांध की बात की जाए तो यह बिसलपुर बांध प्रशासनिक तौर पे किस जिले में आता है? केकड़ी में। किसकी दृष्टि से? प्रशासनिक दृष्टि से। किस दृष्टि से? प्रशासनिक दृष्टि से। किस में आता है? केकड़ी में। क्यों आता है? क्योंकि केकड़ी की तहसील है जिसका नाम है टोडा रायसिंह। कौन सी तहसील है? टोडा रायसिंह। और बिसलपुर का निर्माण कहाँ किया गया है? टोडा रायसिंह में। लेकिन टोडा रायसिंह जो तहसील है इसमें से बिसलपुर बांध का कुछ हिस्सा किस में जाता है? टोंक में। किस में जाता है? टोंक में जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कैचमेंट एरिया, बात करें कैचमेंट एरिया, उसकी दृष्टि से ये जो बांध है ये केकड़ी में भी है और ये बांध टोंक में भी है। अगर कैचमेंट एरिया की दृष्टि से बात की जाए कि फैलाव की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिसलपुर है कहाँ पे? तो बिसलपुर टोंक में भी आता है और केकड़ी में भी आता है। प्रशासनिक तौर पे किस में आने लगा है? केकड़ी में। किस में आने लगा है? केकड़ी में। इसलिए मैंने यहाँ पे किसका निर्माण किया है? सीमा बढ़ाई है ना यहाँ पे, आधा केकड़ी का हिस्सा और आधा टोंक का हिस्सा। आधा किसका है? केकड़ी का, आधा टोंक का। ठीक है, और दूसरा त्रिवेणी संगम भी ये नदी यहीं पे बनाती है। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़े। तो यही बनास नदी जो है इसी टोंक जिले के अंदर, किस जिले के अंदर? टोंक जिले के अंदर इस बांध के निर्माण के पश्चात आगे बहती है। और आगे बहती है तो किस आकार में बहती है? किस आकार में बहती है? सर्पिलाकार में। डिजाइन देख के समझ सकते हो ना, डिजाइन देख के समझ जाओ आराम से। तो आगे किस आकार में बहती है? ये सर्पिलाकार में। किस आकार में बहती है? सर्पिलाकार में। के सांप के जैसे किस जिले में बहती है? तो सांप के जैसे टोंक जिले में बहती है। कौन सी नदी? बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। इस बनास को मैडम भी मान सकते हो आप। मैडम के 2 बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, अभी बाकी बनने बाकी है। मैडम के 2 बॉयफ्रेंड कंप्लीट है, बाकी बनने बाकी है। पहला बॉयफ्रेंड कहाँ बनता है? बिगोद बिलवाड़ा में। दूसरा कहाँ बनता है? राजमहल देवड़ी टोंक में। ठीक है, तीसरा कहाँ बनेगा देखते हैं। तो सर्पिलाकार में बहते हुए इसी टोंक जिले के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है जोधपुरिया। क्या नाम है? जोधपुरिया। और यही जोधपुरिया में किसका मंदिर है? देव जी का। किसका मंदिर है? देव नारायण जी का मंदिर है, इसलिए इसे देवधाम भी कहा जाता है। ठीक, इसी जोधपुरिया टोंक के अंदर ये अपना क्या करती है? तीसरा त्रिवेणी संगम बनाती है। तीसरा क्या करती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। तो तीसरा बॉयफ्रेंड कहाँ मिलता है? देवधाम जोधपुरिया में। कहाँ मिलता है? देवधाम जोधपुरिया में। अब यहाँ पे इसमें कौन कौन सी नदी आके मिलती है? तो एक तो आती है इसमें बांडी। एक तो आती है बांडी। अब मैं सीधा कहूं बनास की मासी बांडी, समझ में आया क्या? बनास मानसी और बांडी, यानी बनास की मासी बांडी कहां पे रहती है? देवधाम जोधपुरिया में। किसकी मासी? बनास की मासी। किसकी मासी? बनास की मासी। ठीक है, ऐसे तो याद रख लोगे आप। बांडी तो पहले याद होगा आपको, है ना? तो बनास की मासी बांडी है। ठीक, यहाँ पे अपना तीसरा त्रिवेणी संगम बनाती है। क्लियर है? उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है और किस जिले में प्रवेश करती है? सवाई माधोपुर के अंदर प्रवेश करती है। और सवाई माधोपुर में
प्रवेश करती है तो सवाई माधोपुर के अंदर इस नदी को रोककर एक और बांध का निर्माण किया गया जिसे हम कहते हैं ईसरदा बांध। क्या कहते हैं? ईसरदा बांध। तो ईसरदा बांध का निर्माण भी किस नदी पे किया गया है? बनास नदी पे किया गया है। ईसरदा बांध के निर्माण के पश्चात आगे बढ़ती है तो आगे एक स्थान पड़ता है जिसे हम कहते हैं रामेश्वरम। क्या कहते हैं? रामेश्वरम। और रामेश्वरम नामक स्थान पे ये किस नदी में चली जाती है? अरे किस में चली जाती है? चंबल में चली जाती है। किस में चली जाती है? चंबल में। ये तो हो गई चंबल। ये कौन सी है? बनास। ठीक है। और इधर एक और है जिसका नाम है सीप। ये तीनों नदियां मिलके यहाँ पे एक और त्रिवेणी संगम बनाती है। यानी बनास का कौन सा बॉयफ्रेंड? चौथा, यानी चौथा त्रिवेणी संगम। चौथा त्रिवेणी संगम। अरे कहते हो ना बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, BFF। कितने वर्ड आए? 3 वर्ड आए ना। अरे यार BFF 1 2 3, 1 2 3। ठीक है। और जहां पे 3 नदियां मिलती है वही त्रिवेणी संगम है ना। वही क्या है? त्रिवेणी संगम। लेकिन बनास के कितने बॉयफ्रेंड? 4। क्लियर है सब? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना। अब जहां से इसका उद्गम हुआ और जहां पे इसका विलय हो रहा है, उद्गम से लेके विलय तक, उद्गम से लेके विलय तक इस नदी की कुल लंबाई, इस नदी की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। ठीक। इस नदी के उपनाम, इस नदी के उपनाम की बात की जाए तो ये पूर्णतः राजस्थान में बह रही है। अरे पूरी पूरी राजस्थान में बह रही है ना। और राजस्थान के मैदानों से भी गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? मैदानों से भी गुजर रही है। जिन मैदानों में वन की मात्रा अधिक है उनसे ही गुजर रही है ना। इसलिए इस नदी को कहा जाता है वन की आशा। क्या कहते हैं? वन की आशा। इसे आप कहो वर्णाशा। क्या कहो? वर्णाशा। वन की आशा या वर्णाशा कौन सी है? बनास। कौन सी है? बनास है। ठीक है। यह बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहती है। इसलिए इस नदी को राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी। क्या कहते हैं? पूर्णतः सबसे लंबी नदी कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी कहा जाता है। बताओ ये राजस्थान के बाहर है क्या? नहीं है ना। उद्गम राजस्थान के राजसमंद से, विलय राजस्थान के सवाई माधोपुर में। उद्गम राजस्थान के राजसमंद से और विलय राजस्थान के सवाई माधोपुर में। यानी राजस्थान का सीन राजस्थान में ही है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? बनास। यही से सवाल उठा के पूछता हूं कि अंतः प्रवास क्षेत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? का ब मत करो। कांतली। कौन सी है? कांतली। ठीक है। और कांतली की लंबाई कितनी है? बोलो ना बेटा को नहीं। एचो 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 नहीं। 100 से 134। कितनी है? 100 से 134 किसकी है? कांतले की। अच्छा कांतले का उद्गम कहां से होता है? मागरू। कहते मागरू। नहीं तो कैसे कहे मागरू होगा? कहां से होता है? कंडेला की पहाड़ियां शिखर से। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बनास की। बनास पे कितनी परियोजनाएं बनाई गई है? कितनी बांध परियोजनाएं बनाई गई बनास पे? 4 बांध परियोजनाएं। बनास पे 2 बांध परियोजनाएं बनाई गई है। कितनी? रुक का गया यार। हाँ रुक का गया। 2 बांध परियोजनाएं। कितनी बांध परियोजनाएं? 2 बांध परियोजनाएं बनाई गई है। ठीक। और 2 कौन कौन सी? पहली तो बिसलपुर, दूसरी ईसरदा। दूसरी कौन सी है? ईसरदा। बिसलपुर कहां पे है? केकड़ी। ईसरदा कहां पे है? सवाई माधोपुर।
इस पे एक सिंचाई परियोजना का और निर्माण किया गया और उस सिंचाई परियोजना को हम कहते हैं जाडोल सिंचाई परियोजना। कौन सी सिंचाई परियोजना? जाडोल सिंचाई परियोजना। और जाडोल सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया है? बनास नदी पे किया गया है। अच्छा ये बताओ जाडोल तहसील किस जिले में पड़ती है? सिंचाई परियोजना की नहीं बात कर रहा मैं, तहसील की बात कर रहा हूं। उदयपुर में। किस में पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। भीलवाड़ा बताया, भीलवाड़ा। ठीक है, चलिए आगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसी बनास की। और बनास में आगे बात करें तो बनास की सहायक नदियां। बनास की क्या? सहायक नदियां। बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो बनास की सहायक नदियों में पहली बेड़च, दूसरी मेनाल। दूसरी कौन सी है? मेनाल। उसके बाद कोठारी। उसके बाद कौन सी है? कोठारी किसकी सहायक है? बनास की। ढील किसकी सहायक है? बनास की। सहोदरा किसकी सहायक है? अरे सहोदरा किसकी सहायक है? बनास की। डाई किसकी सहायक है? खारी किसकी सहायक है? खारी किसकी सहायक है? बनास की। यानी बेड़च, मेनाल, कोठारी, ढील, सहोदरा, डाई, खारी और एक कौन सी है? मोरेल। कौन सी है? मोरेल। और एक कौन सी है? बांडी। ये सारी की सारी किसकी सहायक है भाई? बनास नदी की सहायक नदी है। और बनास किसकी सहायक है? चंबल की। चंबल किसकी सहायक है? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। और गंगा किस में जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। किस में जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बनास नदी का बोलो स्वाहा। रिवीजन हुआ कंप्लीट। बताओ कोई समस्या है यहाँ तक? तो फटाफट फटाफट डिजिटल जमाने का प्रयोग करो और स्क्रीनशॉट ले लो झटके। मतलब है हाँ क्या करना हूँ? क्या करना हूँ? चलो चलो फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गई अपनी बनास कंप्लीट। बनास के बाद आगे बात करें कौन सी नदी की? बेड़च। कौन सी नदी है? बेड़च। बह से बनास, बह से बकरी। बेड़च नदी कौन सी है? बेड़च नदी। देखो हंसी मजाक में पढ़ भी लेना, लेकिन ऐसा नहीं है हंसी मजाक में तुम लोग बिल्कुल इसी मजाक में चले जाओ। इनको याद भी करना है, अपना कॉन्सेंट्रेट सामने रखना है। तेजबा में रह जाओ दांत काटवा में, समझ गया? आदशान में रहना पढ़ना है कॉमेडी के साथ, लेकिन कॉन्सेंट्रेट पूरा। ठीक। बेड़च नदी की बात की जाए तो ये जो बेड़च नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है भाई? इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। और गोगुंदा की पहाड़ियां कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक। ये नदी उदयपुर से निकलती है और उदयपुर से निकलकर किस जिले में प्रवेश करती है? चित्तौड़ में। किस में प्रवेश करती है? चित्तौड़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़ के बाद आगे किस में प्रवेश करती है? भीलवाड़ा में। किस में प्रवेश करती है? भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। ठीक। और भीलवाड़ा के अंदर एक नदी आती है जिसमें ये विलीन हो जाती है, जिसका नाम क्या है? अरे उसका नाम क्या है? बनास। बनास में ये मिल जाती है। अब देखो ये तो हो गया इसका मैप तैयार। अब बात करते हैं इसकी जानकारी की। सबसे पहले बात की जाए उदयपुर की। किसकी बात करें? उदयपुर की। तो उदयपुर के अंदर एक झील पड़ती है जिसका नाम है कौन सी सागर? उदय सागर झील। कौन सी सागर झील? उदय सागर झील। ठीक। अब उदय सागर को याद रखना है। यह नदी उदयपुर से निकलती है और निकलती है तो किस नाम से निकलती है? आयड़ के नाम से। किस नाम से निकलती है? आयड़ के नाम से निकलती है। यानी इसका दूसरा नाम क्या हो गया? आयड़ नदी। क्या नाम हो गया? आयड़ नदी। या हम कह सकते हैं कि इस नदी का प्राचीन नाम, कह सकते हैं ना, इसका प्राचीन नाम क्या है? आयड़ नदी। आयड़ किस में कहते हैं? उदयपुर में। अब आयड़ के नाम से उद्गम होता है और जैसे ही ये नदी उदय सागर झील में गिरती है, कहाँ गिरती है? उदय सागर झील में गिरती है
और वापस निकलती है। पहले गिर रही है फिर वापस निकल रही है। वापस जब निकलती है तो वापस किस नाम से निकलती है? तो ये नदी वापस निकलती है बेड़ज के नाम से। किस नाम से निकलती है? बेड़ज के नाम से निकलती है। यानी उदय सागर झील में गिरने के पश्चात बेड़ज के नाम से निकल रही है। दूसरा पॉइंट, ये नदी उदय सागर झील में जलापूर्ति करती है। किसमें करती है? उदय सागर झील में जलापूर्ति करती है, क्योंकि जब उदय सागर में गिरेगी तभी बेड़ज बनेगी, वरना पहले कौन सी है? आयड़। पहले कौन सी है? आयड़। तो आपसे पूछा जाए कि उदय सागर में कौन सी नदी का पानी आता है, तो ऑप्शन में आयड़ भी आ सकता है और ऑप्शन में बेड़ज भी आ सकता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। पहले बात करूं आयड़ की, तो आयड़ नदी के किनारे उदयपुर के अंदर एक सभ्यता का विकास हुआ और उस सभ्यता को हम कहते हैं आहड़ सभ्यता। क्या कहते हैं? आहड़ सभ्यता। इस आहड़ सभ्यता का उपनाम क्या है? ताम्रवती। क्या नाम है? ताम्रवती। इसे हम ताम्र नगरी भी कहते हैं, ताम्रवती या ताम्रवती। ठीक है। तो आहड़ सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे होता है? आयड़ के किनारे। आहड़ सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे होता है? आयड़ नदी के किनारे। ठीक। उदयपुर के अंदर उदय सागर के पश्चात इसमें एक और सभ्यता का विकास होता है और उस सभ्यता को हम कहते हैं बालातल सभ्यता। क्या कहते हैं? बालातल सभ्यता। तो बालातल सभ्यता जो है ये किसके किनारे है? बेड़ज के किनारे। किसके किनारे है? बेड़ज के किनारे। किस जिले में है? उदयपुर में। किसमें है? उदयपुर में। ठीक है। उसके बाद ये नदी आती है कहाँ पे? चित्तौड़ में। कहाँ आती है? चित्तौड़ में आती है। और चित्तौड़ में इसके अंदर 3 नदियां आके मिलती है। कितनी नदियां आके मिलती है? 3 नदियां आके मिलती है। और वो 3 नदियां कौन कौन सी? पहली नदी निमाज। पहली कौन सी है? निमाज। दूसरी है गुजरी। दूसरी कौन सी है? गुजरी। दूसरी कौन सी है? गुजरी। ठीक है। और तीसरी कौन सी है? वागन। तीसरी कौन सी है? वागन। ठीक। एक मिस्टेक हो गई, इसमें निमाज नहीं आती है, निमाज परवन में जाती है। निमाज परवन में जाती है। इसमें आती है गंभीरी। कौन सी आती है? गंभीरी। में भी उठेगा क्यों चुनिया ना, हो जाओगे धीरे धीरे मिस्टेक। तो इसमें 3 नदियां आके मिलती है, गंभीरी, गुजरी, वागन। कौन कौन सी आती है? गंभीरी, गुजरी और वागन। किस जिले में आती है? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ के अंदर इस नदी के किनारे एक और सभ्यता का विकास होता है और उस सभ्यता को हम कहते हैं नगरी सभ्यता। क्या कहते हैं? नगरी सभ्यता। ठीक है। इसी नदी के किनारे एक और सभ्यता का विकास होता है जिसे हम कहते हैं गिलूंड सभ्यता। क्या कहते हैं? गिलूंड सभ्यता। यानी कितनी सभ्यता का विकास हो रहा है? 4 क्वेश्चन तो आंखों देखे ऐसे बन रहे हैं ना। 5वां क्वेश्चन उदय सागर, 6ठा क्वेश्चन त्रिवेणी संगम। 6ठा क्वेश्चन कौन सा? त्रिवेणी संगम। 7वां इसका उद्गम और 8वां इसका विलय। 7वां इसका उद्गम, 8वां इसका विलय और 9वां इसकी कुल लंबाई। तो इस नदी की कुल लंबाई है, कुल लंबाई 190 किलोमीटर। कितनी है? 190 किलोमीटर। यानी इसकी लंबाई कितनी होगी टोटल? 190 किलोमीटर। बेड़ज नदी हुई आपकी समाप्त। बेड़ज कौन कौन से जिले से आती है? पहला उदयपुर, दूसरा चित्तौड़, तीसरा भीलवाड़ा। तीसरा कौन सा है? भीलवाड़ा। ठीक। उदयपुर के अंदर कौन सी झील? उदय सागर। उदयपुर में इसका प्राचीन नाम। उदयपुर में कौन कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? पहला आहड़, दूसरी बालातल। उसके बाद किसमें आई? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में कितनी नदियां आती है? 3। पहली, दूसरी और तीसरी वागन। गंभीरी, गुजरी, वागन। गंभीरी की गुजरी बागी। ठीक। और गंभीरी, गुजरी, वागन। आगे बात समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत है? और चित्तौड़ के अंदर कौन सी सभ्यता का विकास होता है? चौथी सभ्यता कौन सी? गिलूंड। चौथी सभ्यता कौन सी? गिलूंड सभ्यता। ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या है किसी को? नहीं है? लो फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर चले आगे। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अगली नदी जिसका नाम है कोठारी। कौन सी है? कोठारी। ठीक है। अरे नदियां पढ़ा रहा हूं, याद तो हो रही है ना? दादा ही चौकनौली झूठ बोले तो
पहले कह दूं रुक दो चलो जीवा जमला में तो बस चलो अगली नदी का नाम क्या है कोठारी नदी कौन सी है कोठारी नदी अब कोठारी नदी की बात की जाए तो कोठारी नदी का उद्गम इसका उद्गम और इसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से कहां से होता है दिवेर की पहाड़ियों से दिवेर कहां पड़ता है दिवेर कहां पड़ता है दिवेर का युद्ध भी हुआ था क्या कब हुआ था 1582 में दिवेर का युद्ध भी हुआ था ना कहां पे हुआ था राजसमंद में कहां हुआ था राजसमंद में कोठारी कहां से निकलती है दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से याद तो है ध्यान दे युद्ध भी आ गया ना टाउगटी युद्ध कब हुआ 1582 में अब ये राजसमंद से निकलती है और राजसमंद से निकलकर आगे प्रवेश करती है किसमें चित्तौड़गढ़ में किसमें प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ के पश्चात फिर आगे जाती है आगे प्रवेश करती है किसमें भीलवाड़ा में किसमें प्रवेश करती है भीलवाड़ा में प्रवेश करती है कितने जिले हो गए 3 यानी बाव क्षेत्र कितने जिलों में है 3 जिलों में पहला दूसरा तीसरा अब भीलवाड़ा में आ जाओ बाकी को छोड़ दो भीलवाड़ा को पकड़ लो भीलवाड़ा के अंदर आती है तो भीलवाड़ा में इस नदी से 8 किलोमीटर दूर कितने किलोमीटर दूर 8 किलोमीटर दूर एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है मांडलगढ़ कौन सी तहसील पड़ती है मांडलगढ़ अब मांडलगढ़ इस नदी से 8 किलोमीटर दूर है लेकिन किसके अंदर आ रही है मांडलगढ़ में आ रही है ना मात्र 8 किलोमीटर की दूरी है तो इस नदी को रोककर मांडलगढ़ के अंदर एक बांध का निर्माण किया गया जिसे हम कहते हैं मेजा बांध और ये मेजा बांध भीलवाड़ा का मुख्य जल स्रोत है भीलवाड़ा का क्या है मुख्य जल स्रोत आगे बात समझ में अगर बात की जाए कि भीलवाड़ा का मुख्य जल स्रोत कौन सा बांध है तो वो कौन सा बांध है मेजा बांध और मेजा बांध किस तहसील में है मांडलगढ़ में तो मांडलगढ़ से कितना दूर है ये बांध 8 किलोमीटर दूर मांडलगढ़ से इसकी डिस्टेंस कितनी है 8 किलोमीटर की किस नदी पे कोठारी पे किस पे है कोठारी पे ठीक मांडलगढ़ की बांध के निर्माण के बाद आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है तो भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है नंदराय कौन सा स्थान है नंदराय और नंदराय नामक स्थान पे ये किस नदी में मिल जाती है साहब बनास नदी में मिल जाती है कहाँ आऊ आऊ कहाँ है बाणगढ़ है विदेश में आएगी एमपी में आऊ एमपी में कहाँ से निकलती है देवास से एमपी से निकलती है देवास से एमपी से काली सिंध निकलती है आऊ कहाँ से निकलती है एमपी में कहाँ से सुसनेर एमपी हाँ प्रवेश कहाँ से करती है राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है नंदपुर नंदराय तो ये रहा नंदपुर नंदपुर किस जिले में झालावाड़ में फिर कहाँ मिलती है आऊ 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 झिंगा लाला चंबल में जाती है काली सिंध में जाती है और दोनों के संगम पे कौन सा दुर्ग है रुड़गी गड़िया हाल तो खाली बैठाई हूँ हाल तो खाली बैठाई हूँ हो गया फिर हो गया फिर दे दो काली सिंध आऊ के संगम पे कौन सा दुर्ग है गागरोन दुर्ग कौन सा है गागरोन जो तो अतरो बड़ा बड़ा क्यों 4-5 दुर्ग और बताया लार लार मतलब इतने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पॉइंट की बात को बिल्कुल पॉइंट से बताया था कि ये क्वेश्चन है इस प्रकार से आ सकता है इतने दुर्ग है फलानी नदी पे है डिगड़ी नदी पे है बताया था ना बामणी चंबल गंभीरी बताया था नहीं बताया फिर बेड़च गंभीरी बेड़च गंभीरी ठीक याद आ गया बता बढ़िया रही हो बेड़च और गंभीरी बेड़च गंभीरी के संगम पे कौन सा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का कल ही बताया था ना कौन सा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग अच्छा ये बताओ चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पे है मैसा के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है अरे मैसा के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है 25 620 मीटर
कितनी है? 620 मीटर। 1225 किसकी है? बोराट की पठार की। किसकी है? बोराट के पठार की। 1260 किसकी है? बोराट का पठार की। 1260 आबू के पठार की। 1360 किसकी है? उड़िया के पठार की। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया, उससे नीचा आबू, आबू से नीचा बोराट। कौन सा है? बोराट। फिर थे क्या याद ही ना हो रहे याद, जबरदस्ती उल्टा सीधा कर रही हो। हाँ, अटी की लाइन अटी घुसा रही, अटी की लाइन अटी घुसा रही हो। चलो आगे चले। कोठारी मिल गई ना? कोठारी मिल गई। कोठारी में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आगे चले। चलो कोठारी के बाद अगली नदी पढ़ते हैं और अगली नदी का नाम है बाण गंगा नदी। कौन सी है? बाण गंगा नदी। अब बाण गंगा नदी की बात की जाए तो ये बाण गंगा जो नदी है, इस नदी का जन्म कहां से होता है? जन्म यानी उद्गम, जन्म यानी उद्गम, और इसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से। कहां से होता है? बैराट की पहाड़ियों से। वर्तमान में बैराट की पहाड़ियां किस जिले में? कोटपुतली में। किसमें? कोटपुतली में। ठीक है, कोटपुतली। ठीक, यहां से निकलती है कौन सी? बाण गंगा। कौन से निकलती है? बाण गंगा। यही बाण गंगा नदी कोटपुतली से निकलकर किसमें प्रवेश करती है साहब? जयपुर ग्रामीण में। किसमें प्रवेश करती है? जयपुर ग्रामीण में। लेकिन जयपुर ग्रामीण से पहले इस नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास होता है और उस सभ्यता को हम कहते हैं बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे है? बाण गंगा। किसके किनारे है? बाण गंगा। ठीक, कोटपुतली हुआ समाप्त। जयपुर ग्रामीण में आती है और जयपुर ग्रामीण के पश्चात नेक्स्ट अगला जिला पड़ता है दौसा। इडली और डोसा किसमें आती है? दौसा में आती है। और दौसा के अंदर इस नदी को रोका जाता है किसके द्वारा? माधो सिंह फर्स्ट या सेकंड? माधो सिंह सेकंड। ठीक, माधो सिंह सेकंड द्वारा इस नदी को रोककर दौसा के अंदर माधो सागर बांध का निर्माण करवाया जाता है। किसका निर्माण करवाया जाता है? माधो सागर बांध का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, माधो सागर बांध के निर्माण के पश्चात यह नदी आगे बढ़ती है तो किस में चली जाती है? भरतपुर में। किस में चली जाती है? भरतपुर में चली जाती है। और भरतपुर से निकलती है और भरतपुर से निकलकर आगे किस में प्रवेश करती है? यूपी में। किस में प्रवेश करती है? यूपी में। और यूपी का जिला कौन सा? आगरा। यूपी का जिला कौन सा? आगरा। और आगरा का स्थान कौन सा? फतेहाबाद। आगरा का स्थान कौन सा? फतेहाबाद। ठीक, आगरा के फतेहाबाद में जाके किसमें मिल जाती है साहब? यमुना में। किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल के बाद राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी जो अपना जल सीधा कहाँ डालती है? यमुना में डालती है। क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है, बताओ कौन सी है? वो कौन सी है? बाण गंगा। ठीक है, अब बात करेंगे इस बाण गंगा की लंबाई कितनी है। तो बाण गंगा की कुल लंबाई, बाण गंगा की कुल लंबाई, और इसकी कुल लंबाई है 240 किलोमीटर। कितनी है? 240 किलोमीटर। बात करें इसके उपनाम, इसके उपनाम किसके? बाण गंगा के। बाण गंगा के उपनाम में पहला नाम है अर्जुन की गंगा। इसको अर्जुन की गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राचीन कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पे लेटे थे उस वक्त उनको प्यास लगी। सही लगी? सही लगी ना? जब उनको प्यास लगी तो प्यास लगने पे अर्जुन ने अपने बाणों की सहायता से पृथ्वी के अंदर बाण छोड़ा और वहां से एक जल की धारा निकली। उस धारा को वर्तमान में कहा जाता है बाण गंगा। क्या कहा जाता है? बाण गंगा। इसलिए इसको कहते हैं
अर्जुन की गंगा। इसका दूसरा नाम है ताला नदी। क्या नाम है? ताला नदी। इसी का दूसरा नाम है रुंडित नदी। क्या नाम है? रुंडित नदी। अब इसको रुंडित क्यों कहते हैं? जो रूस जाती है उसे रुंडित कहते हैं, सीधी बात। जो रूस जाती है उसे रुंडित कहते हैं। जब भी राजस्थान में वर्षा की मात्रा कम होती है और वर्षा की मात्रा कम होने के पश्चात अगर इस नदी में जल की मात्रा कम है तो ये नदी बीच में ही लुप्त हो जाती है। ये नदी बीच में लुप्त हो जाती है और इसका लुप्त होना ही इसका रूसना कहलाता है। और इसका रूसना ही इसको रुंडित बनाता है। क्या बनाता है? रुंडित बनाता है। इसलिए इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है। तो कोई समस्या हटा तक कौन है ना, बड़े याद हो जाए। चले आगे, लियो फिर स्क्रीनशॉट मारेगा शकल देखो। चलिए मित्रों, अपना जो चैप्टर था वो हुआ समाप्त। यानी राजस्थान की नदियां हो गई समाप्त। इंपॉर्टेंट जो भी थी पढ़ा दी हैं। क्या कर रही हो? हैं दो और बता रही हूँ। चलो, दो नदियां और याद कर लेना। और दो में पहली कौन सी है? कारी। दूसरी कौन सी है? डाई। दोनों का पूछा जाता है उद्गम। दोनों का क्या पूछा जाएगा? उद्गम। कारी का उद्गम कहां से होता है? बीचा मेढ़ा की पहाड़ियों से। कहां से होता है? बीचा मेढ़ा की पहाड़ियों से। ये कहां पे है? राजसमंद में। कहां पे है? राजसमंद में। डाई का उद्गम कहां से होता है? नसीराबाद की पहाड़ियों से। कहां से होता है? नसीराबाद की पहाड़ियों से। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में। नसीराबाद कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक। इसके अलावा अन्य नदियों की बात करूं कि अन्य नदियां कौन कौन सी, तो एक है गंभीर। कौन सी है? गंभीर। देखो, गंभीर और गंभीरी दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। दोनों अलग अलग। दोनों क्या है? अलग अलग। गंभीर जाती है बाणगंगा में और गंभीरी जाती है किसमें? बेड़च में। गंभीरी किस में जाती है? बेड़च में। और गंभीर किस में जाती है? बाणगंगा में। दोनों में डिफरेंस है ना, कंफ्यूजन मत होना। सिर्फ डिफरेंस किसका है? ई की मात्रा। इसका डिफरेंस है ई की मात्रा का डिफरेंस है। अब ई की मात्रा हमने गलत किया हो तो फिर गलती कौन की मारी? नहीं मारी है, मैं बताया तो कौन फिर कान कर रहा था, बता दियो। गंभीरी बेड़च में और गंभीर बाणगंगा में। डाई का उद्गम नसीराबाद से। कारी का उद्गम बीचा मेढ़ा से। कारी का उद्गम कहाँ से? बीचा मेढ़ा से। बताओ, बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में कहीं दिक्कत आई क्या? अरे अफवाह तंत्र में कहीं दिक्कत आई क्या? हो गया ना याद? अभी भूलोगे वापस? भूलना तो है कि एग्जाम तक ना भूलना, बाद में भूल जाए। एग्जाम दिया हो पहली पच भूल जाए। नाड़ की मुर्गा की नहीं मतलब हो यहाँ गड़ी में हाँ गड़ी में ना। ठीक, चले आगे। चलो, ये तो अपना चैप्टर हुआ समाप्त। अगले चैप्टर की बात करते हैं अगले एपिसोड में, नए जोश में, नए अंदाज में, है ना, और नई मुस्कान के साथ। चलो, धन्यवाद।